हेलो गाइस, मैं डॉक्टर किशले और आई होप कि आप सभी ने हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, डेंजर्स ऑफ वीगन डाइट पार्ट 1। आज का एपिसोड हमारा पार्ट 2 के बारे में है। सेम है बट उसका एक्सटेंशन है। तो आज का वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार, इंसाइटफुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़रूर से फीडबैक दीजिए प्लीज़। और किस टॉपिक के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो अपने चैनल पे बनाऊं उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करूंगा। जितने मिथ्स हैं उसके बारे में बताऊंगा, स्टैटिन्स, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के पीछे सभी लोग लगे हुए हैं, है ना। मैं एक्चुअली कम करने को नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर हो सके तो आप बढ़ा लो अपने कोलेस्ट्रॉल के नंबर को, घटाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं मोस्टली पैथोफिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करता हूं। अगर इन चीज़ों को समझना है, और फिटनेस एक्सरसाइज के बारे में भी बताता हूं, हालांकि उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अभी तक डिस्कस किया नहीं अपने चैनल पे, बट स्टिल मैं आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को हिट करो, देखते रहो मुझे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे मिथ बस्ट होने वाले हैं, राइट। थैंक यू। और हाँ, अगर पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हो, डेंजर्स ऑफ वीगन डाइट पार्ट 1, देन ज़रूर से उस वीडियो को देखो। अगर इस वीडियो को देख रहे हो देन उसको देख लेना, बट दोनों पार्ट को देखना है आप सभी को, है ना। दोनों पार्ट को देखो, हमारे दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आई मीन मेरे चैनल को एंड रघु के चैनल को, है ना। प्लीज़ सपोर्ट करो, हम दोनों अपने अपने चैनल पे सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी गलत लगेगा, बट धीरे धीरे आने वाले समय में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये लोग सही थे, हमने माना नहीं, और तब तक आप बहुत कुछ लूज कर चुके होंगे। तो इसलिए थोड़ी सी वैल्यू दे दो, अभी दोगे, आगे बहुत मिलेगा तुम्हें रिटर्न में, है ना। थैंक यू। तो ये प्रीवियस एपिसोड का सेकंड पार्ट है, और जिन लोगों ने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप उसको देखने के बाद अगर इसको देखेंगे तो आपको एक बेटर ओवरव्यू मिलेगा, कॉन्वर्जेशन का रिदम समझ में आएगा पॉडकास्ट का। और हमने उसमें काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जैसे कि वाई डॉक्टर किशले डोंट ट्रस्ट मेडिकल लिटरेचर, और क्लिनिक्स में क्या फ्रॉड होते हैं, या डॉक्टर्स कैसे मेल प्रैक्टिस करते हैं, फूड एडिक्शन क्या है, वीगनिज्म क्या है, वीगन डाइट से होने वाली कॉमन डेफिशिएंसीज क्या हैं, और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। तो पहले उसको जरूर जाके देखो, और अब हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, विच बिगिंस इन 3, 2, 1। अब अगर हम बात करें डाइजेस्टिव इश्यूज की, जैसे कि ब्लोटिंग, गैस, डायरिया, ये बहुत ही कॉमन है जनरल पब्लिक में, और फूड मेरे हिसाब से बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी डाइजेस्टिव स्ट्रेस में या सिम्टम में। तो ये जो हाई फाइबर डाइट है या प्लांट बेस्ड डाइट है, तो आपके हिसाब से क्या ये रिस्पॉन्सिबल है इन सारे सिम्टम्स के लिए, या फिर इसकी एक्चुअल वजह कुछ और ही है? मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, या फिर फ्लैटुलेंस है, स्पेशली क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को जीईआरडी का इशू है, फ्लैटुलेंस है, ब्लोटिंग है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली आ ही रहा है प्लांट बेस्ड फूड से, स्पेशली फाइबर वाला जो पार्ट है। और सिर्फ फाइबर ही नहीं, इवन हम लोग आईबीएस में, मेडिकल सिलेबस में हमें पढ़ना है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और उस आईबीएस में हमें बताया जाता है लो फॉडमैप डाइट फॉलो करने के लिए। तो फॉडमैप करके अभी बहुत चला हुआ है, अभी हर लोग जान रहे हैं फॉडमैप क्या है। तो लो फॉडमैप डाइट में एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि आपको बोला जाता है, क्योंकि कुछ प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स हैं जिसमें फॉडमैप बहुत ज़्यादा है, और कुछ प्लांट बेस्ड फूड्स हैं जिसमें फॉडमैप कम है, तो कम वाले खिलाने को बोला जाता है। क्यों? वो ये नहीं बोलते कभी कि बंद कर दो खाना फॉडमैप, क्योंकि वो इशू फॉडमैप का ही है, वो फॉडमैप से ही तो आ रहा है हमें। पॉलीओल्स वगैरह जितने भी शुगर है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ये सारा कुछ हमें ट्रबल कर रहा है गट में, और उसी से गैसेस, ब्लोटिंग, फर्मेंटेशन होता है उन्हीं सारी चीज़ों का। फर्मेंटेशन ये एक्चुअली मीट जितना बदनाम है, जितना लोग इसे बदनाम कर रहे हैं एग्स को, मीट को, फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है इनका।
फर्मेंटेशन होता है इन प्लांट बेस्ड फूड्स का, जिसमें फाइबर होता है, जिसमें मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स होते हैं। और अगर उसे हम कम लेंगे देन हमें क्या होगा, कम ब्लोटिंग होगी, बट होगी तो ये क्योर नहीं है। आईबीएस आपका तभी क्योर होगा जब आप प्लांट बेस्ड फूड्स को एलिमिनेट करेंगे। और अल्टीमेटली बात आ जाती है वही कार्निवोर डाइट पे। तो मुझे ऐसा लगता है एक सिंगल सोल्यूशन है हर एक क्रॉनिक डिजीज का, कार्निवोर डाइट। तो जिस चीज की फर्मेंटेशन होगी उसी से गैस बनेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में इस फाइबर का फर्मेंटेशन होता है और भी बहुत सारी चीज़ों का फर्मेंटेशन होता है। बेसिकली फर्मेंटेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, ये जितने मोनोसैकेराइड्स हैं डाइसैकेराइड्स हैं इनके फर्मेंटेशन होते हैं, जिसमें गैस बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है। और इस गैस की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली पेशेंट को फिर कॉन्स्टिपेशन भी होता है, क्योंकि जब भी गैस फॉर्मेशन होगा आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है गट का वो अफेक्ट होता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो जब पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा तो फर्दर प्रोपल्सिव मूवमेंट नहीं होगा, आपका एक लॉजिंग हो जाएगी फूड की वहाँ पे, फर्दर फिर आगे मूव नहीं करेगी चीज़ें, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और फिर उसके बाद से एपेटाइट कम हो जाएगा आपका, फिर जीईआरडी का भी इशू आएगा, इरेक्टेशन होगा, मतलब बेल्चिंग, ब्लोट, ये बर्पिंग, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो नीचे का गैस आपका बेसिकली कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, नीचे से तो पास हो नहीं रहा, तो ऊपर से आना शुरू होता है, तो बर्पिंग के फॉर्म में हम बाहर निकालते हैं उससे गैस को। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डाइटरी फाइबर का मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, उस चीज़ को मैं फिर यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं बस ये चाहूँगा कि डाइटरी फाइबर वाली जो वीडियो है वो देख लीजिए, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, और शेयर करिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, इवन बैलेंस डाइट वाली बनाया हूँ। बेसिक्स जो भी वीडियोस मैं कोशिश किया हूँ कि मैं कवर कर दूँ, ताकि उन सारी चीज़ों को, मुझे ऐसा लगता है मैंने जितने अभी वीडियोस बनाए हैं, अगर उस वीडियोस को कोई अच्छे से अपने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है उनका हेल्थ रिस्टोर हो जाएगा डेफिनेटली। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाला है हमारे लिसनर्स को, क्योंकि उनके फेवरेट सोए के बारे में है। तो सोए एक सब्स्टिट्यूट है एनिमल प्रोडक्ट्स का वीगन डाइट में या प्लांट बेस्ड डाइट में, बहुत ही कॉमन सब्स्टिट्यूट है प्रोटीन का। तो क्या एक्सेसिव सोए हमारे हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और इससे क्या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं या नहीं? प्लीज टेल दिस सर। जहाँ तक हार्मोन बैलेंस की बात है, मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में मैं मतलब श्योरली मैं नहीं बता सकता, बट इन जनरल मैं ये मानता हूँ कि प्लांट बेस्ड जो भी फूड्स हैं वो हेल्दी नहीं है हमारे लिए। और जो सोया चंक्स, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग सोया सीड्स नहीं खा रहे होते हैं, सोया चंक्स खा रहे होते हैं। और वो सोया चंक्स का जो वो खुद में ही पैकेज फूड है, वो प्रोसेस फूड है, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो देखना होगा लोगों को। वो इंग्रेडिएंट्स में वही पाम ऑयल, सीड ऑयल्स वगैरह जितने रिफाइंड ऑयल्स हैं उनका मिक्सचर होता है, उसमें वो बने होते हैं। और देन सोया क्योंकि खुद में, क्योंकि एंटी न्यूट्रिएंट्स से हम बच नहीं सकते, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड्स होंगे उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होंगे, प्रोटीन होगा, बट वो बॉडी हमारा उसको यूटिलाइज नहीं करेगी, मतलब एक्सेस नहीं कर पाएगी उस चीज़ को। तो सेम मतलब चीज़ अप्लाई होती है हर एक प्लांट बेस्ड फूड्स के लिए। ऐसा कुछ नहीं कि सोया कुछ ऐसा मिरेकल कोई फूड है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम चीज़ है। और कहीं ना कहीं वो नेगेटिवली इफेक्ट तो करेगी हार्मोन को, हार्मोनल बैलेंस को, क्योंकि हेल्थ हमारा हार्मोनल सिस्टम से आ रहा है, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहा है, और सारा कुछ कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ईस्ट्रोजन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं घटेगा, बट स्टिल इन जनरल कहीं ना कहीं जो वो रेशियो तो आपका ऑल्टर होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रेशियो हमारे लिए मैटर करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ आइसोलेशन में टेस्टोस्टेरोन देख रहे हैं या फिर ईस्ट्रोजन देख रहे हैं। रेशियो जो होता है वही डिक्टेट करता है कि हमारी बॉडी का हार्मोनल हेल्थ, जो ऑप्टिमल हेल्थ होगा वो कैसा होगा। जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, साथ में अगर ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है, देन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा ईस्ट्रोजन बहुत बढ़ रहा है, उस रिस्पेक्ट में अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है हमारे पास, देन ईस्ट्रोजन का इफेक्ट हमें मिलने लगेगा। अगर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन हमारा कम हो गया, अगर इवन हम मेल्स भी हैं फिर भी उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन हो जाएगा अगर ईस्ट्रोजन हमारा कम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली रेशियो ही मैटर करता है हर चीज़ में। इवन अगर हम मेटाबॉलिज्म में भी आएंगे तो उसमें भी इंसुलिन ग्लूकागॉन एक रेशियो होता है, वो मैटर करती है। तो हर जगह प्रॉब्लम उस रेशियो का है, और उस रेशियो को हमें बैलेंस में रखना होता है। और वो रेशियो चली जाती है अगर हम प्लांट बेस्ड फूड्स को कहीं ना कहीं डाइट में बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो थोड़े बहुत लेने में मैं मना नहीं करता हूँ किसी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को कार्निवोर डाइट फॉलो करनी चाहिए, बट स्टिल वो एक ऑप्टिमल डाइट है। अगर सभी लोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उनको ये समझना है कि उनका 70 to 80% ऑफ द न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल फूड से आना चाहिए डेली बेसिस पे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज होगी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया सर आपने अबाउट हार्मोन बैलेंसिंग। अब बात करते हैं हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की, जो कि प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करने वालों को होती है, क्योंकि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं हैवी मेटल जैसे कि कैडमियम हो गया, लेड हो गया फ्रॉम सॉइल। तो इस पर आपका क्या मानना है? बिल्कुल, ये हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से जितने प्लांट्स हैं, और क्योंकि सॉइल में हमारा ये सारे हैवी मेटल्स हैं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है, तो प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस हैवी मेटल्स को और हम उस प्लांट्स को ले रहे हैं। बट अगर हम उसे उस क्रूड फॉर्म में ले रहे हैं एज अ होल प्लांट, देन मे भी शायद उतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी का रिस्क नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है कि अब हम क्योंकि वीगन डाइट को प्रमोट कर रहे हैं और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन चल रहा है, जैसे बहुत सारे अब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो प्लांट बेस्ड हैं और हेल्दी बता रहे हैं, तो अगर हम प्लांट बेस्ड फूड से, प्लांट से कोई भी चीज़ को अगर हम डिराइव करते हैं, देन क्या करेंगे, हम प्रोसेसिंग तो करेंगे उसकी। और अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो अगर हम एक स्कूप में, जैसे मैं प्रोटीन की बात करता हूँ, अगर सिंगल स्कूप में अगर हमें 25 ग्राम या 30 ग्राम एक प्रोटीन चाहिए, तो बहुत ज़्यादा प्लांट हमें कहीं ना कहीं चाहिए होगा उतने एक वन स्कूप 25 to 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन को इक्विवेलेंट एक प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट चाहिए होगा। तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और जब भी उसे प्रोसेस करेंगे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि उसके साथ वो हैवी मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें वो सारे प्लांट से हमें प्रोटीन को डिराइव करना है। पूरे होल प्लांट से हमें 25 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन हमें एक प्रिपेयर करना है, और उस चक्कर में क्या होगा, फाइनली वो सारे हैवी मेटल्स भी कॉन्सेंट्रेट होंगे उसके साथ, और तब जाकर के हैवी मेटल्स टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ेगा। अगर आप होल प्लांट्स खा रहे हैं, फाइबर जो भी आप प्लांट्स खा रहे हैं, ऐसे सब्जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं। हाँ, लंबे समय से अगर आप प्योरली, अगर कुछ लोगों को है टॉक्सिसिटी का रिस्क, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन सबका डिफरेंट है। हो सकता है होल प्लांट्स भी खा करके बहुत लोगों को, क्योंकि टॉक्सिसिटी तो मिल रही है लोगों को, ऐसा नहीं है कि सब लोग प्रोटीन पाउडर ही खा रहे हैं या फिर प्लांट बेस्ड कोई प्रोसेस फूड ही खा रहा है तभी हो रही है टॉक्सिसिटी। सिंपल प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स पे भी टॉक्सिसिटी का रिस्क है, बट उस तरह का ओवर्ट सिम्टम्स नहीं आएंगे जिस तरह से पैकेज फूड को अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन पाउडर ही हो गया, पी प्रोटीन हो गया, जो भी इस तरह का प्रोटीन पाउडर है प्लांट बेस्ड, उसमें ये सारे पोटेंशियल रिस्क हैं एक्चुअली टॉक्सिसिटी के। ये तो बात हुई हैवी मेटल टॉक्सिसिटी की। अब अगर हम बात करें मेल न्यूट्रिशन की, तो जो अगर कोई इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल, वो लंबे समय तक इम्प्रॉपरली प्लान्ड वीगन डाइट प्रोग्राम फॉलो करता है, तो उसकी हेल्थ पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्स इफेक्ट्स वो एक्सपीरियंस करेगा, लाइक अनीमिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या पुअर कॉग्निटिव फंक्शन हो गया। इस पर आपका क्या मानना है, किस हद तक मेल न्यूट्रिशन वो एक्सपीरियंस करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो डाइट ही हमारा प्रॉपर नहीं है, उसे अगर हम प्रॉपरली प्लान करें या इम्प्रॉपरली प्लान करें, डिफिशियंसी तो होगी, क्योंकि जो डाइट ही अप्रोप्रिएट नहीं है, अगर हम उसे प्लान भी करेंगे प्रॉपर, वो कितने भी बड़े एक्सपर्ट्स क्यों ना हो न्यूट्रिशन में, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स तो भर तो नहीं देंगे उस फूड में, तो वो प्रॉब्लम हमेशा ही होगा एक्चुअली प्लांट बेस्ड फूड्स को लेने से। बट ये है कि अगर हम वेल डिजाइंड, अगर हम उसे अगर फॉलो करते हैं तो थोड़ा डिलेड होगा, अगर उसका जो भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें लेट मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। वो प्रॉब्लम्स इनएविटेबल है टोटली, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, उससे बच नहीं सकते हम, वो होना ही है सभी को। मतलब 90 to 95% ऑफ द जो लोग हैं वो वीगन डाइट पे सस्टेन नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव क्या मतलब, सॉरी, थ्राइव नहीं कर सकते, सर्वाइव तो कर ही रहे हैं किसी तरह से। हमारा जो मॉडर्न मेडिसिन आ गया है उसकी वजह से सर्वाइव कर ले रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर है लोगों की, पूरी तरह से डिपेंडेंट है, बेड रिडन है सभी लोग, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रेलिटी सब कुछ हो रखा है, डिप्रेशन, और इससे सभी की लाइफ एक्चुअली अफेक्ट होती है। लोगों को लगता है पेशेंट है, लेकिन पेशेंट के पीछे सब लोग लगे हुए हैं, घर वाले सब, कहीं ना कहीं उनको जॉब, डेली बेसिस पे जो जॉब कर रहे हैं वो इफेक्ट हो रहा है, उनका अपना अपना काम इफेक्ट होता है। तो बहुत ये सारी चीज़ों को लोग कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, मुझे लगता है।
एजुकेशन की कमी है, मिस एजुकेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली, उसकी वजह से ये सारे उसके आउटकम्स हैं। तो गलत चीज़ को अगर आप कितना भी अच्छे से पढ़िएगा ना, आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। इस एक्चुअली हेल्थ को रिस्टोर होने में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी सक्सेस, क्योंकि हम गलत चीज़ों को पढ़ते आए हैं और वो इतना ज़्यादा इनग्रेन्ड हो गया है कि उस चीज़ से अब हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर कोई इससे बाहर निकलना चाह रहा है, अगर कोई कुछ बता रहा है, तो वो सबसे बड़ा एक्चुअली एविल हो जाता है उसके लिए, मतलब एविल पर्सन हो जाता है सबके लिए। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, ऐसी सोसाइटी है हमारी कि सिस्टम के अगेंस्ट आप जब भी कुछ बोलेंगे तो आपको लोग अच्छा मानेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे बेकार आदमी है, एकदम फालतू आदमी है, घमंडी है, बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब अगर हम बात करें प्लांट बेस्ड प्रोटीन से या फिर प्लांट बेस्ड फूड से किसी को एलर्जी डेवलप हो सकती है, जैसे कि ग्लूटेन हो गया, नट्स हो गया, या फिर ऐसी किसी भी सोर्स से, क्या वीगन डाइट या प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करने वाले एलर्जीज डेवलप कर सकते हैं या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि एलर्जीज अलग होती है और इंटॉलरेंस अलग होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि ये थोड़ा बहुत ये इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज़ को खाते हुए इवॉल्व नहीं की है, तो हमारी बॉडी इसको अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं ये फूड इंटॉलरेंसेज है रदर देन फूड मतलब एलर्जीज। फूड एलर्जी इंटायरली अलग चीज़ है, जैसे वो रेयरली मिलता है। जैसे फूड एलर्जी हो गया, जैसे किसी को सी फूड्स के लिए एलर्जी है, किसी को एग वाइट के लिए एलर्जी होती है। तो ऐसे ऐसे लगभग कॉमन 7 to 10 फूड आइटम्स हैं। इवन मिल्क के लिए एलर्जी है बहुत लोगों को। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो बहुत वैसे पॉपुलेशन में, मतलब हमारे पॉपुलेशन में वैसे लोग बहुत कम है, रेयर है जो एलर्जी से सफ़र कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग एक्चुअली जो सफ़र कर रहे हैं वो इंटॉलरेंस है, और वो इंटॉलरेंस इसलिए है क्योंकि उस चीज़ को खाते हुए हम क्योंकि इवॉल्व नहीं हुए हैं, हमारी बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाती, और कहीं ना कहीं हम सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं और वो समझ में नहीं आ पाता। टिपिकल मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स को नहीं समझ में आता, उनको ऐसा लगता है कि ये तो अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, सब वही चीज़ खा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम उसको एक्चुअली ब्लेम ही नहीं करते, फूड को कभी ब्लेम नहीं करते। कोई भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि फूड से कोई लेना देना नहीं होता है डिजीज़ को, आपको ये दवा खानी है और ये दवा शुरू कर दीजिए, बीमारी हो गई है अब दवा खानी पड़ेगी आपको पूरी ज़िंदगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो इनटॉलरेंस जो है ना वो क्योंकि उसके क्लिनिकल सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं होते हैं, आप कोई एक डिजीज़ को आप समझ नहीं पाते कि ये इस डिजीज़ को कहीं ना कहीं ये डिजीज़ दे रहा है, इसलिए ये पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे उसमें ग्लूटेन है, तो ग्लूटेन एक्चुअली ग्लूटेन में हमें एक बीमारी पड़ते हैं जिसमें बहुत कॉमन है, ग्लूटेन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है सीलियाक डिजीज़। और सीलियाक डिजीज़ जिनको होता है उनमें बस बोला जाता है कि आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, तो आपकी डाइट में वीट नहीं होगा, ओट्स नहीं होगा, राइस आप ले सकते हैं क्योंकि राइस में ग्लूटेन नहीं होता। तो क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोगों को सीलियाक के मतलब और सीलियाक डिजीज़ तो उसे हुआ, डायग्नोज हुआ जब आप एक ऑटो एंटीबॉडी की टेस्टिंग करेंगे, कई बार पॉजिटिव आता है और देन आप बोलते हैं कि आपको सीलियाक डिजीज़ है। कई बार क्या होता है कि ग्लूटेन के साथ साथ अदर भी बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जिसको बॉडी हमें टॉलरेट नहीं कर रही है और उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं एंटीबॉडी बन रहा होता है और उसकी टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली ग्लूटेन को डेयरी डाइट से अगर हम रिमूव भी करते हैं तो भी हमारा डिजीज़ कहीं ना कहीं इम्प्रूव नहीं हो रहा होता है उतना ज़्यादा, क्योंकि अदर जो प्रोटीन्स हैं वो भी हमारी डाइट में जा रहा है सीरियल बेस्ड प्लांट बेस्ड फूड से, वो एलिमिनेट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं डिजीज़ थोड़ा इंप्रूव हुआ बट पूरी तरह से रेमिशन में नहीं आया, इसलिए कंप्लीटली ऑफ मेडिकेशन जाना मुश्किल हो जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं बस उसी चीज़ को मान रहे हैं। अब डॉक्टर्स एक सीलियाक डिजीज़ को समझते हैं, जानते हैं कि ग्लूटेन से होता है, तो वो ग्लूटेन बंद करा के सोचते हैं वो प्रॉपर डाइट हो गई। अगर आप किसी के डाइट से गेहूँ निकाल दीजिएगा सिर्फ, तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी सीलियाक डिजीज़ बेटर हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोगों की नहीं हो पाती है क्योंकि साथ साथ अदर एसोसिएटेड प्रोटीन आपकी बॉडी में जा रहा है उस प्लांट बेस्ड फूड से, जो बॉडी हमारी टॉलरेट नहीं कर रही है उसको, और इम्यून सिस्टम को आप ट्रिगर कर रहे हैं उस प्रोटीन को लेकर के, उस पर्टिकुलर प्लांट बेस्ड फूड को लेकर के। इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, एंटीबॉडी जनरेट होता है और देन वो आपके खुद के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू करता है और देन आप बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया। तो फर्स्ट प्लेस पे आप गलत फूड को डालें जिसके लिए बॉडी एक्चुअली कहीं ना कहीं एकस्टम नहीं थी उस चीज़ को खाने के लिए, क्योंकि हम उस तरह से खा के इवॉल्व नहीं हुए हैं।
हम मैगी और ये दाल रोटी चावल खा के इवॉल्व नहीं हुए हैं, ये तो 10,000 साल पहले की बात है। मिलीनियर्स में जो हम खा के इवॉल्व हुए हैं, बॉडी हमारी आज भी उस डिज़ाइन की है, वैसे ही हम इवॉल्व हुए हैं और फिजियोलॉजी हमारी वो है। और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें रोटी चावल पे थ्राइव करना चाहिए, कहीं बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो होगा नहीं, बीमारी तो होगी, आप खुद ही वेलकम कर रहे हैं उस बीमारी को, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मानने को तैयार नहीं है कि आपकी ये बीमारी, मॉडर्न सारी डिजीज़ जो है वो आपके फूड से आ रही है, देन आपको कोई ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स तो ऐसे भी मेडिसिन देने के लिए बैठे हुए हैं आपको। तो जो गिने चुने लोग हैं जो आपको इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट उनकी बात को समझिए, थोड़ा सा सुनिए पेशेंटली, तब जाकर के आपकी डिजीज़ कहीं ना कहीं बेटर हो पाएगी। तो ये इंटॉलरेंसेज है बेसिकली, ये फूड इंटॉलरेंस बहुत कॉमन है, मोस्ट ऑफ द लोग टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ग्लूटेन, बहुत लोगों को लगता है कि क्योंकि मुझे सीलियाक डिजीज़ नहीं है तो मैं गेहूँ खा सकता हूँ, सब कुछ खा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, वो ग्लूटेन कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रहा है। हो सकता है वो सीलियाक डिजीज़ का एक सीवियर फॉर्म ना ले, बट आपके गट को डैमेज तो कर ही रहा है वो। आज न कल हो सकता है आपको कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएगा जो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्यों हुआ, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ का ट्रिगर गट से ही आ रहा है आपका, और आप गट को डैमेज कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ग्लूटेन खा के हमें सिर्फ सीलियाक ही डिजीज़ होगा, कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है उससे। तो आपको ट्रिगर को समझना है कि जो चीज़ सही नहीं है हमारे लिए, उसको हम डाइट में ना रखें तो अच्छा है, बस। ये तो बात हुई एलर्जीज की या इंटॉलरेंस की। अब अगर हम बात करें रॉ फूड जो खाने का कल्चर है या ट्रेडिशन है वीगन डाइट में या प्लांट बेस्ड डाइट में, वो कितना सेफ या अनसेफ है ह्यूमन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से? प्लीज टेल अबाउट दिस। वीगन अगर रॉ फूड हम खा रहे हैं तो पहली बात तो जितने भी मतलब प्लांट बेस्ड फूड कहने का मतलब हो ना तुम्हारा, जो भी जैसे सैलड्स वगैरह ये सब हो गए ना, ग्रेन्स, सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कुक्ड नहीं है प्रॉपरली। अब क्योंकि वो रॉ सैलड्स हैं तो बहुत लोगों को सैलड्स भी टॉलरेट नहीं होता है। अगर थोड़े अमाउंट में लेंगे तो उनको ट्रबल नहीं होगा मे बी, बट सैलड खा करके, ग्रीन सैलड जो पूरा भर भर के लोग खाते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा अमाउंट में गया उनकी डाइट में, और क्योंकि वो कुक्ड नहीं था तो जितने फाइबर थे वो मोस्ट ऑफ द फाइबर इनसॉल्युबल होते हैं। और इनसॉल्युबल फाइबर जब आपकी गट में जाएगा तो वो, क्योंकि उनका फर्मेंटेशन भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा, फर्मेंटेशन जो भी होता है वो मोस्ट ऑफ द फाइबर वो सॉल्युबल फाइबर होते हैं, और इनसॉल्युबल फाइबर का फर्मेंटेशन नहीं होता है। वो बस क्या कर रहा है, वो स्टूल के बल्क को बढ़ा रहा है। तो अगर हम स्टूल के बल्क को बढ़ाएंगे भी तो उससे उसको हेल्थ को लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि हमने वैसा खाया इसलिए हमारा स्टूल का बल्क ज़्यादा हुआ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूल का बल्क हमारा कम हुआ तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं। ये एक्चुअली डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर किसी डॉक्टर से मेडिकल टिपिकल एक कन्वेंशनल मेडिकल डॉक्टर से पूछ दिया जाए कि कॉन्स्टिपेशन क्या है तो वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन को बस लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं, अरे सुबह उठे स्टूल नहीं हुआ कॉन्स्टिपेशन हो गया। हाँ बस, अगर हम दिन भर में 2 बार, अगर हम दिन में बस 1 बार कर रहे हैं या ऑल्टरनेट डे कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अगर दिन में 3 बार हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि वो बाकी सारे सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और स्टूल के बल्क को देखते हैं और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। स्टूल का बल्क अगर कम होगा तो पेशेंट जो है वो खुद भी बोल रहा है कि सर थोड़ा सा हुआ, फिर हुआ ही नहीं, लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता कि आज उसे थोड़ा सा ही होना था। आपको ये देखना होगा कि आपके साथ उस स्टूल बल्क के साथ आपको कोई अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे ब्लोटिंग है, आप स्ट्रेनिंग तो नहीं है, जब आप स्टूल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन तो नहीं लग रहा है स्टूल को बाहर करने में। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नहीं है तो फिर कॉन्स्टिपेशन कहाँ से हो गया? आप जो फूड लिए होंगे मे बी उसमें कुछ हुआ होगा, फूड चेंज होता है क्योंकि डेली बेसिस पे कोई ना कोई कुछ कभी बाहर का खा लिया, कुछ खा लिए, उससे आपका गट इफेक्ट होता है और स्टूल का वॉल्यूम उससे चेंज होता है। तो ये वेरिएशन डेली बेसिस का है, कोई भी किसी का भी डाइट इतना ज़्यादा प्रॉपरली वो नहीं होता कि मतलब आज मैं इतना ही खाया हूँ तो कल स्टूल हमारा इतना ही होगा, अगर उतना नहीं हुआ तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि जो सारे इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास गलत है, तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी अच्छी?
मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी हर चीज़ की। इंसुलिन रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता किसी को, डायबिटीज़ समझ में नहीं आता, ओबेसिटी समझ नहीं आता। अगर आप डायबिटीज़ ओबेसिटी को ही नहीं समझेंगे तो फिर आप क्रॉनिक डिजीज़ को कहाँ से रिवर्स कर पाएंगे, क्योंकि सारे क्रॉनिक डिजीज़ तो कहीं ना कहीं इसी से एसोसिएटेड है। बस वही प्रॉब्लम है। तो ये डॉक्टर्स को समझना है, बस यही तो बता रहा हूँ मैं अपने वीडियोस में। प्लांट बेस्ड डाइट के जो प्रोपोनेंट हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि एंटी न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट में होते हैं उसके ऊपर आपका क्या मानना है, तो वो काउंटर रिप्लाई करते हैं कि अगर हम ओवरनाइट सोक कर देंगे या फिर प्रॉपरली कुक करेंगे अपने फूड को या प्लांट्स को, या फिर हम छिलका उतार देंगे उन चीज़ों का या सब्जियों का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसकी एंटी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल खत्म हो जाती है एंड दे आर सेफ टू ईट। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? तो नहीं होती, कम होती है, और वो भी कितना कम होती है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई इस पे रिसर्च नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। बस स्पेक्यूलेशन है कि हमने सोक कर दिया या थोड़ा सा कुक कर दिया तो एंटी न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम हो गए, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अब हमें मिलेंगे, लेकिन कितना क्या हुआ नहीं हुआ कौन जानता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आप कर दिए तो वो ऑप्टिमल हो गया आपके लिए, ऐसा नहीं है। वो बॉडी में आप इवन अगर ले भी रहे हैं, सोक करके ले रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा आप उससे इम्प्रूव कर लिए, बेटर कर दिए, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा। अगर नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा बस यही कहना है कि आप एग्स और मीट पे आप टोटली बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी बीमारी के आप आराम से जी सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है 100 ईयर्स से तो मतलब ईजिली आप क्रॉस कर जाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि जिस तरह का इम्प्रूवमेंट मैं, रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट खुद में देखा हूँ, अपने घर वालों को देखा हूँ इम्प्रूव होते हुए इस डाइट पे। क्योंकि मेरी मम्मी को भी पेन हमेशा ही रहता था रिस्ट में, क्योंकि मम्मी भी 60 क्रॉस कर गई अब, और ऑस्टियोपोरोसिस तो अब तो सभी को 40s के बाद ही हो रहा है। तो हाँ, तो मेरी मम्मी अभी कोई भी मेडिकेशन पे नहीं है, कोई भी दवा नहीं खाती है। मैं कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी वो ले रही थी, बंद करवा दिया उससे भी, वो भी अब नहीं बोल रहा हूँ लेने को, वो कुछ भी नहीं खा रही। पहले कैल्शियम का सप्लीमेंट्स खाते हुए भी उनको पेन होता था रिस्ट में, डॉक्टर बोलते थे कैल्शियम खाइए, कैल्शियम खाइए। मैं बोला एक काम करिए, अब मीट खाइए, सब कुछ बंद करिए, देखते हैं क्या क्या की डेफिशिएंसी होती है और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि मतलब लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं इस एज में, 60 के एज में। मैं ये देखता हूँ कि पेशेंट को सिम्टम है या नहीं है। अगर पेशेंट को सिम्टम है, बोन पेन है या फिर किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है, देन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो डिफिशिएंसी है। अगर कोई सिम्टम ही नहीं है तो मैं ब्लाइंडली क्यों ऐसे कोई भी सप्लीमेंट्स देता रहूं किसी को। मेरी मम्मी को कोई पेन नहीं होता है बहुत सारा, अब तो वो पहले से कहीं ज़्यादा काम कर पाती है मेरी मम्मी। तो ये होता है हेल्थ एक्चुअली। अगर मैं ये देख कर देने लगूँ कि मम्मी का, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड है तो कैल्शियम देना चाहिए, ये देना चाहिए, तब तो कैल्शियम मैं खिलाता रहता। और कैल्शियम खाते हुए उनको पेन था, जब मैं कैल्शियम बंद किया पेन ठीक हो गया, क्योंकि मैंने डाइट फिक्स कर दी, सब बंद करवाया, वो सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब बंद करवाया, ये सारी चीज़ें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ नया मुझे सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स भी इस मोमेंट पर आके एनलाइटेंड फील कर रहे होंगे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। तो आई एम श्योर काफ़ी लोग एडुकेट होंगे। तो अगर किसी को अपनी हेल्थ रिस्टोर करनी है या फिर किसी सिम्टम से सफ़र कर रहा है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, वो हेल्थ रिस्टोर करना चाहता है, तो आपको कैसे कांटेक्ट करे, या कंसल्टेशन करनी हो अगर आपसे तो वो कैसे कांटेक्ट करे? प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सिंपल है, मतलब मैं तो बहुत इजीली अप्रोचेबल हूँ, एक्सेसिबल भी हूँ, हर एक जगह मेरा नंबर है। बट हाँ, जहाँ तक वीगन डाइट की बात है, तो वीगन डाइट करना तो किसी को नहीं चाहिए, इंसान को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर स्टैंडर्ड डाइट पे अगर वो हैं, तो अगर वो ऑल ऑफ अ सडन अगर वो कार्निवोर डाइट को नहीं सोच रहे हैं, देन मैं उनको ये बोलूँगा कि आप वीगन डाइट करिए। वीगन डाइट पे करते हुए आप अगर अगर आप बेटर फील कर रहे हैं, देन कंटिन्यू करिए। बट मैं पहले ही बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम तो होगी आपको, तो मैं बस सारी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ दे दूँ पहले ही, क्योंकि पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन, जनरल पब्लिक को सही इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कभी भी ये बोलना नहीं चाहिए कि आप वीगन डाइट करिए, ये बेस्ट डाइट है आपके लिए, क्योंकि ये बेस्ट डाइट नहीं है, इतना हमें पता है। तो आपको उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को बता देना होगा पहले, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, क्योंकि हर लोग कहीं ना कहीं रिलीजियस हैं बहुत ज़्यादा, धर्म को मानना, ये वो करना। तो अगर उस चीज़ को ध्यान में, अगर उस चीज़ को प्रायोरिटी वो ज़्यादा देते हैं, तब तो वो नहीं खाएंगे नॉनवेज, इतना मुझे पता है। ऐसे लोग हैं जो
कितना भी कुछ कर लो, बोलेंगे कि आपकी बीमारी अगर इससे बेहतर होगी अगर आप मीट को खाएंगे, एग्स को खाएंगे, वो बोलेंगे मैं नहीं कर सकता। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप फिर वीगन करिए। वीगन पे हो सकता है आपको इम्प्रूवमेंट हो, गारंटी नहीं है, उस पर भी गारंटी नहीं है कि इम्प्रूवमेंट होगा ही, बट चांसेस है कि थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। बाद में आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम होगा। इनिशियली तो आपको इन्फ्लेमेशन इम्प्रूवमेंट से, इन्फ्लेमेशन के इम्प्रूव होने से आपको बेटर फील होगा उस डाइट पे, लेकिन जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी देन आपको मलेज, फटीग, लेथार्जी, ये सारी चीज़ें होनी शुरू होंगी और दिमाग आपका काम नहीं करेगा, फिर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ये सारे आने वाले समय में ये आपके साथ एक डेंजर होता है वीगन डाइट का। तो हाँ, डिजीज को बेटर करने के लिए पहला ट्रांजिशन जो है, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो सही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो ओवरऑल हेल्थ के लिए सस्टेनेबल डाइट बिल्कुल नहीं हो सकता ह्यूमन के लिए, कभी भी नहीं। और जहाँ तक मुझे अप्रोच करने की बात है तो नंबर मेरा पब्लिक है, सब कुछ ही पब्लिक है मेरा, कुछ भी प्राइवेट नहीं है मेरा। फेसबुक पब्लिक, इंस्टाग्राम। और एक चीज लोगों को भी समझनी चाहिए कि अगर वो अपनी किसी भी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या किसी डिजीज को रिवर्स करना चाहते हैं, और अगर वो किसी को अप्रोच भी करते हैं तो थोड़ा उन्हें पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं करता है। स्पेशली अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी डिजीज को क्योर या रिवर्स करना चाहते हैं विद डॉक्टर के, तो आपको थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरनाइट कोई मैजिक नहीं करता है, स्पेशली जब आप मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हैं। सो चॉइस आपकी है, and please contact him for your health. Thank you so much. थैंक यू रघु। हाँ, बस वही है कि कहीं ना कहीं तो आपको फेथ रखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम पे आप चल रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, अगर उससे रिजल्ट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ तो उल्टा ही करूँगा, वो काम तो करूँगा नहीं। अगर वही काम करता तो फिर मेरे पास भी रिजल्ट नहीं होता, तो हमें पॉडकास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मैं ज़रूर कुछ उल्टा कर रहा हूँ और इसी उल्टे में ही कुछ सीधा है। थैंक यू सो मच सर, आपका इतना टाइम निकाला आपने इस पॉडकास्ट के लिए, एंड बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करी। आई एम श्योर कि लोगों को अपनी हेल्थ रिस्टोर करने के लिए काफ़ी कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। बिल्कुल। एंड जाते जाते अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स को या फिर कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ स्पीक अबाउट इट। थैंक यू रघु, सेम हियर। क्योंकि रघु खुद भी कार्निवोर डाइट फॉलो कर रहा है, तो अगर आप तो सभी लोग अगर उसके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं वही बात करेगा जो मैं कर रहा हूँ। तो दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर एक ही चीज़ को बार बार सुनोगे, डिफरेंट लोगों से सुनोगे, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा तुम्हें ट्रस्ट, सभी लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप होगा इस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल पे। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे शेयर करो, सेम रघु के चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच रघु इस पॉडकास्ट के लिए। ओके, फिर से हम लोग कभी करेंगे।